साथियों नमस्कार, मैं राजकुमार पाल देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा इस श्रृंखला का दूसरा वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सभी से विनम्र अनुरोध कि यदि अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। यदि आप यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। साथ ही हमारे वेबसाइट www.rajkumarpal.in पर लॉग ऑन करना ना भूलें तथा टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं क्या है आज के वीडियो में खास। साथियों, देवनागरी लिपि और हिंदी भाषा के इस श्रृंखला में आज हम व्यंजन वर्ण के विषय में चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, स्वर और व्यंजन वर्ण के विषय में हमने प्राथमिक कक्षाओं में या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से ही पढ़ना प्रारंभ किया और धीरे धीरे जैसे ही हम कक्षा में आगे बढ़ते गए, उच्च कक्षाओं में पहुंचते गए, हम इसके व्याकरण के विषय में भी अध्ययन करते गए। तो इन्हीं संदर्भ में हम थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह कुछ सहयोगपूर्ण वीडियो हो सकता है। तो हालांकि यह वीडियो कुछ लंबा होगा, तो उम्मीद है कि आप सब इसे पूरा देखेंगे और यदि इसमें कुछ त्रुटि रह जाती है, कुछ कमियां हैं, तो कमेंट के माध्यम से हमें बताने का प्रयास भी करेंगे। तो आइए जानते हैं व्यंजन वर्ण के विषय में। हमने वर्णमाला के अध्ययन के समय चर्चा किया था कि वर्णों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर तथा तारत्व के आधार पर किया जाता है। अभी हम स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा, हमने पढ़ा था कि वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है। वर्णों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया जाता है: उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। फिलहाल जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम व्यंजन और स्वर के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, वो उच्चारण के आधार पर पढ़ रहे हैं। स्वर की चर्चा के पश्चात अब हम व्यंजन के विषय में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने स्वर की चर्चा किया था, तो अब स्वर के चर्चा कर लेने के पश्चात व्यंजन के विषय में जानेंगे। व्यंजन क्या है, आखिर व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो साथियों, हिंदी वर्णमाला में स्वर वर्णों के अतिरिक्त वे वर्ण जिनका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, वे व्यंजन वर्ण के नाम से जाने जाते हैं। स्वतंत्र अस्तित्व वाले वर्ण से तात्पर्य ऐसे वर्णों से है जिनके उच्चारण में स्वर का सहयोग नहीं लिया जाता है। तो स्वतंत्र अस्तित्व से क्या अर्थ है? स्वतंत्र अस्तित्व का तात्पर्य क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व का तात्पर्य यह है कि ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में, जिनको बोलने में स्वर वर्ण का सहयोग नहीं लिया जाता, ऐसे वर्णों को स्वतंत्र अस्तित्व वाले वर्ण कहते हैं। जबकि व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण बिना स्वर के सहयोग के संभव ही नहीं है। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वर वर्ण के सहयोग के बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए यदि हम परिभाषा के रूप में देखें तो स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण जो हैं वो व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। परिभाषा पे हम बहुत अधिक नहीं जाएंगे, परिभाषा के विषय में हम सबको जानकारी है, जैसे क, च, ट इत्यादि। अब ये क किस प्रकार बनता है ये आप सामने देख सकते हैं। यहाँ क वर्ण का जो निर्माण हुआ है उसमें अ स्वर जो है वो लगा हुआ है। बिना अ स्वर के क वर्ण का निर्माण नहीं हो सकता, इसका उच्चारण ही नहीं किया जा सकता। अब आप कहेंगे कि क में हलंत लगा हुआ है तो इसको तो हम बोल सकते हैं, लेकिन इसे पढ़ेंगे क्या? इसे हम तो क ही पढ़ेंगे ना। क पढ़ेंगे तो उसमें अ सम्मिलित हो जाता है। जब तक अ सम्मिलित नहीं होगा तब तक हम क को नहीं पढ़ पाएंगे। तो लेखन की दृष्टि से हम क में हलंत लगा करके उसे स्वर से पृथक कर सकते हैं, लेकिन इसका उच्चारण संभव नहीं होता। तब तक संभव नहीं होगा जब तक कि इसमें अ वर्ण जो है वो मिले ना, जब तक अ वर्ण सम्मिलित ना हो। इसलिए इस प्रकार स्वर वर्ण के साथ मिलने के बाद एक व्यंजन वर्ण का निर्माण होता है। यदि हम व्यंजन वर्णों की संख्या और वर्गीकरण की चर्चा करें, व्यंजन वर्णों की संख्या और वर्गीकरण की चर्चा करें तो हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तिका, जो कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के द्वारा प्रकाशित है, इस पुस्तिका के अनुसार इन 39 व्यंजन वर्णों में से
कुल 33 वर्ण मूल व्यंजन होते हैं। कुल 33 वर्ण मूल व्यंजन होते हैं। ध्यान रखिएगा, आंकड़े यही परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे टेट वगैरह हो गया, शिक्षक पात्रता परीक्षा हो गया, केंद्रीय या राज्य के या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में जो सामान्य हिंदी का जो पेपर होता है उसमें इसी प्रकार के आंकड़े पूछे जाते हैं, इस प्रकार के आंकड़ों पर आधारित प्रश्न दिए जाते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन वर्ण माने गए हैं, कुल 39 व्यंजन वर्ण माने गए हैं। और देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण पुस्तिका यही आधार है इन आंकड़ों का, जो कि केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है। पुस्तिका के अनुसार 39 व्यंजन वर्णों में से 33 वर्ण जो हैं वो मूल व्यंजन होते हैं। कितने? 33। इस बात को आप नोट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसे आप लिख सकते हैं कि 39 व्यंजन वर्णों में से कुल 33 वर्ण जो होते हैं वो मूल व्यंजन होते हैं। और इसी पुस्तिका के आधार पर यदि हम ढ़ और ड़ को शामिल कर लें तो व्यंजनों की संख्या जो होती है, मूल व्यंजनों की संख्या 35 हो जाती है, लेकिन फिर भी इसमें 33 वर्ण ही मूल व्यंजन के माने जाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हिंदी वर्णमाला में कौन कौन से वर्ण जो हैं वो व्यंजन के हैं। क से लेकर के म तक, इसके बाद य से लेकर व तक, श से लेकर ह तक, और संयुक्त वर्ण में क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। इसके साथ साथ जो हमने दो वर्णों की चर्चा की, ड़ और ढ़, इन दो वर्णों को भी व्यंजन वर्ण में शामिल किया जाता है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे कि कुल हमने जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 39 व्यंजन हमारे पास तालिका के रूप में दिखाई दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 और 39। ये 39 वर्ण जो हैं वो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, 39 कुल व्यंजन वर्ण हैं, इनमें से 33 मूल व्यंजन वर्ण हैं। मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। 39 कुल वर्ण हैं और 33 मूल व्यंजन वर्ण हैं। अब उच्चारण के आधार पर वर्णों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो व्यंजनों को 5 भागों में बांटा जाता है। 5 प्रकार से वर्गीकृत हम व्यंजन को करते हैं उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हम 5 प्रकार से इन व्यंजनों को वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है स्पर्शी व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है संयुक्त व्यंजन और पांचवा है द्विगुण व्यंजन। ये 5 प्रकार होते हैं व्यंजन के वर्गीकरण के: स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। साथियों, एक अपवाद इसमें यह है कि कई विद्वानों के मतानुसार व्यंजनों का वर्गीकरण की संख्या में जो है वो कमी हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मानक रूप में यही 5 वर्गीकरण जो है वो माने जाते हैं। तो क्या क्या हमने देखा? हमने देखा कि हिंदी वर्णमाला में कुल 39 व्यंजन वर्ण होते हैं और इनमें से 33 मूल व्यंजन वर्ण होते हैं। 39 कुल व्यंजन वर्ण होते हैं और 33 मूल व्यंजन वर्ण होते हैं। अब हम बढ़ते हैं व्यंजन के प्रकार में, व्यंजन के वर्गीकरण के अध्ययन की। यह देखने के बाद कि कुल व्यंजन वर्णों की संख्या जो है वो 39 है और मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है, हम वर्गीकरण को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। और पहला वर्गीकरण हमें दिखता है स्पर्शी व्यंजन। व्यंजन के प्रकार में पहला वर्गीकरण जो दिखता है वो दिखता है स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन अर्थात वाक्य यंत्रों के स्पर्श के पर आधारित उच्चारण वाले व्यंजन वर्ण स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, माने जाते हैं। व्यंजन वर्णमाला में इन 25 वर्णों को स्पर्शी व्यंजन माना जाता है। स्पर्शी व्यंजन अर्थात जो वाक्य यंत्रों के स्पर्श पर आधारित होते हैं, जिनका उच्चारण जो है वो वाक्य यंत्रों के स्पर्श पर आधारित होता है, ऐसे वर्णों की कुल संख्या 25 है। ऐसे वर्णों की कुल संख्या 25 मानी जाती है, अर्थात स्पर्शी व्यंजन 25 माना जाता है। साथियों, 2-3 चीजें 3 आंकड़े हमने देखे। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 39, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33 और स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या 25। कुल व्यंजन वर्ण 39, मूल व्यंजन वर्ण 33 और स्पर्शी व्यंजन वर्ण 25। अब कौन कौन से व्यंजन वर्ण जो है वो स्पर्शी व्यंजन वर्ण होंगे? तो क, ख, ग, घ, अंगा, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त,
थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये 25 कुल स्पर्शी व्यंजन माने गए हैं। ये वर्ण जो है 25 वर्ण जो है वो स्पर्शी व्यंजन माने गए हैं। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। आप जैसा कि ऊपर देख पा रहे होंगे कि इन्हें 5 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्गों में हम चाहते तो इनको एक साथ भी लिख सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि इनको 5 इनके गुणों के आधार पर, इनकी विशेषताओं के आधार पर ही इन्हें 5 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग के वर्णों का नामकरण उस वर्ग के प्रथम वर्ण के अनुसार किया गया है। क्या किया गया है? इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है और प्रत्येक वर्ग के वर्णों का नामकरण उस वर्ग के प्रथम वर्ण के अनुसार किया गया है। उदाहरण स्वरूप यदि हम क वर्ग के व्यंजनों की बात करते हैं तब इसमें क, ख, ग, घ और अंगा वर्ण सम्मिलित होते हैं। हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पर क वर्ण है। तो यदि हम क वर्ग, हमने क्या कहा कि प्रत्येक वर्ग के वर्णों का नामकरण उस वर्ग के प्रथम वर्ण के अनुसार किया गया है, पहले वर्ण के अनुसार किया गया है। तो मतलब इस पंक्ति के वर्ण, इस वर्ग के, इस पंक्ति के जो जितने भी वर्ण हैं उनका नामकरण जो है वो क वर्ग के ऊपर किया गया है। अर्थात इस पूरे समूह को क वर्ग कहा जाएगा। एक तरह से मान लें कि क जो है वो अपने इस समूह का कक्षा नायक है। यदि हम एक कक्षा के रूप में इसको लें, क्लास के रूप में लो, तो यह क्लास का मॉनिटर है, क्लास मॉनिटर, इसलिए इसे हम क वर्ग के रूप में जानते हैं। इन सभी वर्ग के व्यंजनों के उच्चारण में मुख के अलग अलग स्थानों का प्रयोग होता है। उच्चारण के आधार पर प्रत्येक वर्ग के वर्णों को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। अब ये जो सारे व्यंजन हैं, हमने सारे व्यंजन जो देखे क से लेकर के म तक, अभी फिलहाल हम स्पर्शी व्यंजन की बात कर रहे हैं। 25 स्पर्शी व्यंजन हमने पढ़े कि 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। तो जब हम इन 25 स्पर्शी व्यंजनों की बात करते हैं तो हमने इसमें जाना कि प्रत्येक वर्ग जो है उसका प्रथम अक्षर जो है वो वर्ग का नेता होता है, या हम उसे मुखिया के रूप में देख सकते हैं, और उसी के नाम पर उस वर्ग को जाना जाता है। जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो अब इनकी विशेषता एक ये भी होती है कि प्रत्येक वर्ग जो है वो मुख के विशेष स्थान से संबंधित होता है और उसी स्थान के आधार पर इनका एक और नामकरण भी किया जाता है। इसलिए इन्हें स्पर्शी व्यंजन कहा जाता है। जैसे हमने पहले ही कहा कि वाक्य यंत्रों के स्पर्श के पर आधारित जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्पर्शी व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को बतलाया गया है। अब उच्चारण के आधार पर प्रत्येक वर्ग के वर्णों को अलग अलग नामों से जानते हैं, जिसको हम लोग नीचे तालिका में देख सकते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास क वर्ग है। जैसे हमने चर्चा किया था कि हमारे पास जो स्पर्शी व्यंजन है उनके उस वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर उस वर्ग का नाम रखा जाता है। तो हमारे पास यहाँ पर क, ख, ग, घ, अंगा हैं। ये 5 वर्ण दिखाई दे रहे हैं। इन 5 वर्णों को हम किस वर्ग के रूप में जानते हैं? इसको क वर्ग के रूप में जानते हैं। आगे हमको च, छ, ज, झ यहाँ दिखाई दे रहा है, इसे हम च वर्ग के रूप में जानते हैं। ट, ठ, ड, ढ, अड़ दिखाई दे रहा है, इसे हम ट वर्ग के रूप में जानते हैं। त, थ, द, ध, न इसे हम त वर्ग के रूप में जानते हैं। और प, फ, ब, भ, म इसे हम प वर्ग के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार हमारे पास ये 5 वर्ग हैं और पांचों ही वर्ग में 5-5 वर्ण हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण हैं जिनको हम स्पर्शी व्यंजन के रूप में जानते हैं। अब एक विशेष बात आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर जो पंचम वर्ण है, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण, जैसे क वर्ग का पंचम वर्ण कौन सा है? अंगा, जिसे हमने यहाँ अलग से लिख लिया है। च वर्ग का इया, फिर अड़ा, फिर न और म। इस प्रकार हमारे पास प्रत्येक वर्ग में 5वां वर्ण जो है वो अलग से निकल करके आता है नासिक के वर्ण के रूप में। नासिक के वर्ण के रूप में हम इसको जानते हैं। अब ये नासिक वर्ण क्या होता है, इसका प्रयोग क्या होता है, इसके विषय में हम आगे जानेंगे। इसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं, कहाँ पर कैसे किया जाता है, इसे हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल हम यह देखते हैं कि स्पर्शी व्यंजन के प्रत्येक वर्ग में पंचम वर्ण अर्थात अंतिम वर्ण जो होता है उस वर्ग का, वो नासिक के वर्ण के रूप में निकल करके सामने आता है। अब हमने इस बात में एक और चर्चा किया था कि इन वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो अलग अलग स्थानों से संबंधित होता है। तो क वर्ग के जो व्यंजन होते हैं वो कंठ से उच्चारित होते हैं, इसलिए उनको कंठ्य वर्ण कहा जाता है। ये कंठ से उच्चारित होते हैं। आप क बोल के देखिए, ख बोल के देखिए, इस वर्ग के सारे व्यंजनों का उच्चारण आप करके देखिए, वो कंठ से उच्चारित होते हुए प्रतीत होते हैं, इसलिए उनका नामकरण जो है वो कंठ्य वर्ग के रूप में किया गया है।
इसके बाद च वर्ग के जो व्यंजन है वो तालु से संबंधित होते हैं, उनके उच्चारण के समय जो तालु है उस पर स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। ट वर्ग के व्यंजन जो होते हैं वो मूर्धा से संबंधित होते हैं, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण के नाम से जानते हैं। अगला जो है वो त वर्ग है, त वर्ग के व्यंजन जो है वो दंत से संबंधित होते हैं, बिना दांत के उपयोग के हम त वर्ग के वर्णों का उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए इन्हें दंत वर्ण के नाम से जानते हैं। और प वर्ग जो होता है वो होता है ओष्ठ। जब आप प, फ, ब, भ, म बोलते हैं तो इन वर्णों के उच्चारण में आपके होंठ ओष्ठ जो है वो प्रयोग में आते हैं, इसलिए उन्हें ओष्ठ वर्ण के रूप में हम जानते हैं। तो ये हो गया इनका नामकरण। जो कंठ से उच्चारित होते हैं क वर्ण वाले वो कंठ, जो तालु से जिनका स्पर्श जो है वो तालु से स्पर्श के कारण जो वर्ण उत्पन्न होते हैं वो होते हैं च वर्ग के। इसके बाद जो मूर्धा से उत्पन्न होते हैं वो हैं ट वर्ग के। दंत के कारण जो हैं वो त वर्ग के हैं, और प वर्ग जो है वो ओष्ठ से संबंधित हैं। अब इसमें आपको एक चीज़ और दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, वो दिखाई दे रहा होगा मूल स्पर्शी व्यंजन। हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास मूल व्यंजन कितने होते हैं? हमारे पास व्यंजन कुल वर्ण होते हैं 39, मूल व्यंजन वर्ण होते हैं 33। हमने ये भी पढ़ा कि स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से, प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से एक और बात आप ध्यान में रखिएगा कि मूल स्पर्शी व्यंजन 16 माने जाते हैं। मूल स्पर्शी व्यंजन कितने माने जाते हैं? 16 माने जाते हैं। मूल स्पर्शी व्यंजन 16 माने जाते हैं। कुल स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। कुल स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं और मूल स्पर्शी व्यंजन जो है वो 16 माने जाते हैं। प्रत्येक वर्ग में क से लेकर के त वर्ग के पंचमाक्षर को छोड़ दिया जाता है। पंचमाक्षर को मूल स्पर्शी व्यंजन नहीं माना जाता, और साथ ही साथ प वर्ग के पांचों वर्णों को छोड़ दिया जाता है। अर्थात क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग के पंचम अक्षर को और प वर्ग के सभी अक्षरों को छोड़ करके, सभी वर्णों को छोड़ करके जो शेष बचते हैं हमारे पास वो 16 मूल स्पर्शी व्यंजन के रूप में होते हैं। इसको तो केवल स्पर्शी व्यंजन, यहाँ पर कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, संशय में जाने की आवश्यकता नहीं है। मूल जो हमारे पास व्यंजन वर्ण होते हैं, कुल व्यंजन वर्ण होते हैं वो 39 हैं। कुल व्यंजन वर्ण 39 हैं। मूल व्यंजन वर्ण जो है वो 33 हैं। स्पर्शी व्यंजन जो है वो 25 हैं और मूल स्पर्शी व्यंजन जो है वो 16 हैं। इतनी बात हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है, इसमें बहुत अधिक कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। इस तालिका में कुल स्पर्शी व्यंजनों में से प्रत्येक वर्ग का पंचम नासिक के वर्ण जो है, जिसे नाम से जाना जाता है, अर्थात पांचों वर्गों के स्पर्शी व्यंजनों में कुल नासिक के वर्ग होते हैं। इस प्रकार क वर्ग के क वर्ण से लेकर प वर्ग के म वर्ण तक कुल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। हमने यहां पर देख लिया, क वर्ग के क वर्ण से लेकर प वर्ग के म वर्ण तक कुल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। फिर से मैं इसी को दोहरा रहा हूं, कुल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। कुल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। लेकिन क वर्ग से त वर्ग के सभी नासिक के वर्ण और प वर्ग के पांचों वर्णों सहित कुल 9 वर्णों को छोड़कर 16 मूल स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं। फिर से वही बात मैं दोहरा रहा हूं, हमारे पास कुल वर्णों की संख्या व्यंजन में 39 है, मूल वर्णों की संख्या व्यंजन में 33 है, स्पर्शी वर्णों की संख्या जो है वो 25 है, स्पर्शी वर्णों की संख्या जो है 25 है। आप इसे तालिका में देख सकते हैं। यदि यह तालिका आपको ध्यान में रहेगा तो यह आसानी से बन जाएगा। इसे रटने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि कुल व्यंजन वर्ण 39, मूल व्यंजन वर्ण 33, स्पर्शी व्यंजन जो हैं वो 25 होते हैं और मूल स्पर्शी व्यंजन जो है वो 16 होते हैं। मूल स्पर्शी व्यंजन में से मूल स्पर्शी व्यंजन की गणना करते समय हम प्रत्येक वर्ण जो हमारे पास 5 वर्ग होते हैं, क, च, ट, त और प वर्ग के व्यंजन होते हैं, इसमें से क, च, ट और त वर्ग के व्यंजनों का जो अंतिम पंचम वर्ण है उसे छोड़ देते हैं और प वर्ग के सारे वर्णों को छोड़ देते हैं। इस प्रकार हमारे पास कुल 16 मूल स्पर्शी व्यंजन वर्ण प्राप्त हो जाते हैं। अब परीक्षा उपयोगी जो तथ्य है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। कुछ ऐसे प्रश्न जो हैं आते हैं विगत दिनों, जो हमारे शिक्षक पात्रता परीक्षा और विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में हिंदी, सामान्य हिंदी के विषय में जो प्रश्न आए हैं उनमें इनका उल्लेख भी हुआ है कई जगह। तो क वर्ग से लेकर त वर्ग के नासिक के वर्ण और प वर्ग के सभी 5 वर्णों सहित कुल 9 वर्णों को छोड़कर 16 मूल स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं। कुल कितने स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं? कुल कितने मूल स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं? 16
16 मूल स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं। और कुल कितने स्पर्शी व्यंजन होते हैं? 25 होते हैं। कुल 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं और 16 मूल स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं। अब एक प्रश्न आया था शिक्षक पात्रता परीक्षा में ही कि उदित व्यंजन किसे कहते हैं। तो उदित व्यंजन जो है जीभ के अलग अलग स्थानों से टकराने से उत्पन्न होने के कारण स्पर्शी व्यंजनों को ही उदित व्यंजन कहा जाता है। उदित व्यंजन केवल नाम अलग है, हम इसे नाम से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। स्पर्शी व्यंजनों को ही उदित व्यंजन कहते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा, स्पर्शी व्यंजनों को ही उदित व्यंजन कहते हैं। और स्पर्शी व्यंजन के 5 वर्ग होने के कारण इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। वर्गीय व्यंजन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके 5 वर्ग होते हैं ना। क हमने अभी देखा था, क, च, ट, त, प, ये 5 वर्ग होते हैं। वर्ग के अनुसार ये बटे होते हैं, इसलिए इनको वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार स्पर्शी व्यंजनों के 2 और नाम हमें सामने मिल गए, स्पर्शी व्यंजन और उदित व्यंजन, और साथ में वर्गीय व्यंजन। ये बातें जो हैं वो ध्यान में रखने योग्य हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं, कुल व्यंजन वर्णों की संख्या 39, मूल व्यंजन वर्णों की संख्या 33, स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या 25, मूल स्पर्शी व्यंजन वर्णों की संख्या 16। अब हम आते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जो दूसरा प्रकार है। अंतः का अर्थ होता है अंदर, अंतःकरण से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। यहाँ पर भी कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे सुधार लिया जाएगा। इनकी कुल संख्या जो है वो 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अंतस्थ व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? य, र, ल, व। य, र, ल, व। य, र, ल, व। जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये हमारे अंदर से निकल करके बाहर आ रहे हैं। य, र, ल, व। ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। अब हमने क्या कहा था साथियों? हमने कहा था कि कुल व्यंजन 39। हमने कहा कुल व्यंजन 39, उसमें से स्पर्शी व्यंजन 25। तो 39 कैसे? और मूल व्यंजन भी हम इसमें से देखेंगे तो 39 कैसे? 25 स्पर्शी व्यंजन हो गए, 4 यहाँ पर हमें मिल गए अंतस्थ व्यंजन। 4 हमें यहाँ मिल गए अंतस्थ व्यंजन। एक चीज और ध्यान रखने वाली बात है कि य और व वर्ण को य और व वर्ण को अ के समान उच्चारण होने के कारण अर्धस्वर भी कहा जाता है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि इनमें से अर्धस्वर है, 4 वर्ण दिए होते हैं, अर्धस्वर है, तो इनमें अर्धस्वर किसे कहते हैं, क्यों कहते हैं और किसे कहते हैं? तो य और व इन दोनों वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनका उच्चारण जो है वो लगभग अ के समान ही होता है, य, व। तो ये अंतस्थ व्यंजन जो हैं वो अर्धस्वर भी कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई? 4। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4। कुल व्यंजन 39, स्पर्शी व्यंजन 25। कुल व्यंजन 39, इन्हें हम वर्गीकृत किए स्पर्शी व्यंजन में 25, और इसके बाद अंतस्थ व्यंजन 4। अंतस्थ व्यंजन 4। अब आगे बढ़ते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुख से ऊष्म वायु निकलती है, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। जैसे श, श, स, ह। इनके उच्चारण में ऐसा प्रतीत होता है जैसे हमारे मुख से गर्म वायु जो है वो बाहर निकल रही है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनकी कुल संख्या जो है वो 4 है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 4 है। कुछ वर्तनी संबंधी त्रुटि है, उसे दूर कर लिया जाएगा। कुल इनकी संख्या कितनी है ऊष्म व्यंजनों की? इनकी संख्या है 4। इनकी संख्या भी 4। तो हमने क्या देखा? कुल व्यंजन 39, इसमें से 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ऊष्म व्यंजन। तो कुल हो गए अभी हमारे पास 33। कुल कितने हो गए? 33। और हमने ये भी पढ़ा था कि कुल मूल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 33। हमने पढ़ा था कि कुल मूल व्यंजन वर्णों की संख्या होती है 33। तो यहीं पर आकर के कुल मूल व्यंजन वर्णों की संख्या हमारी पूर्ण हो जाती है, पूरी हो जाती है। कैसे? 25 स्पर्शी व्यंजन, 25 स्पर्शी व्यंजन। हमने देखा कि 33 मूल व्यंजन होते हैं, 39 कुल व्यंजन होते हैं, 33 मूल व्यंजन होते हैं। और इन 33 मूल व्यंजनों की संख्या कैसे हुई? 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 ही ऊष्म व्यंजन।
कुल मिलाकर के हमारे पास 33 मूल व्यंजन जो है वो, मूल व्यंजन वर्ण जो है वो हमारी गणना में पूरे हो गए, हमारी गणना में पूरे हो गए। इसको देखने के लिए हम एक और देख सकते हैं, स्पर्शी व्यंजन वर्ण क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कुल 25 वर्ण। इसको ध्यान रखिएगा साथियों, स्पर्शी व्यंजन वर्ण क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कुल 25 वर्ण। अंतस्थ वर्ण जो है वो चार हैं, य र ल व, और ऊष्म वर्ण जो है वो श श स ह। इस प्रकार कुल मूल व्यंजन वर्ण जो हैं वो 33 होते हैं, कुल मूल व्यंजन वर्ण 33 होते हैं। अब बात आती है कि हमारे पास जब 39 व्यंजन वर्ण हैं तो 39 में से ये 33 हुए तो 6 व्यंजन वर्ण कौन से बच गए, 6 व्यंजन वर्ण कौन से बच गए? तो वे 6 व्यंजन वर्ण जो बच गए वो हैं संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो इससे पहले हमने चौथे नंबर पर संयुक्त व्यंजन को रखा है, लेकिन हम बताएंगे पहले द्विगुण व्यंजन को, क्योंकि इसे स्पर्शी व्यंजनों के साथ ही लिखा जाता है, इसलिए हम पहले इसके विषय में चर्चा करेंगे। तो साथियों द्विगुण व्यंजन जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये व्यंजन जो है वो तुर्की मूल के वर्ण हैं, ये व्यंजन वर्ण जो है वो तुर्की मूल के वर्ण हैं। इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 2 है, इनकी संख्या 2 है। हम इसका उच्चारण ये देखने में ड और ढ की तरह लग रहा है, लेकिन ये वास्तव में ड और ढ नहीं है, क्योंकि ड के नीचे यहाँ बिंदु लगा हुआ है और ढ के नीचे भी एक बिंदु लगा हुआ है। इसका उच्चारण कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे इसका उच्चारण जो है वो ड़ के रूप में होता है, गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट ड़ के रूप में इसका उच्चारण होता है। और दूसरा जो वर्ण है उसका ढ़ के रूप में उच्चारण होता है, जैसे मनेन्द्रगढ़, मनेन्द्रगढ़, ये ढ़ के रूप में इसका उच्चारण होता है। ये द्विगुण व्यंजन है और इनकी संख्या हो गई 2, इनकी संख्या हो गई 2। तो ध्यान रखिएगा साथियों कि यहाँ पर हमने देखा था स्पर्शी व्यंजन 25, अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म वर्ण जो है वो 2 या 4, मूल इस प्रकार हो गए, मूल व्यंजन वर्ण जो है हो गए वो 33 हो गए। इनके साथ हमें मिल गए कितने? 2 द्विगुण व्यंजन। तो 2 द्विगुण व्यंजन मिल गए तो हमारे कुल व्यंजन हो गए 35। कितने हो गए? 35। तो इस प्रकार हमारे पास कुल 35 व्यंजन वर्णों का हिसाब किताब आ गया। टोटल कुल व्यंजन वर्ण जो थे वो 39 थे। इन 39 व्यंजन वर्णों में से 35 व्यंजन वर्णों का हिसाब हमारे पास मिल गया। कैसे मिल गया? मिल ऐसे गया कि 25 स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन वर्ण और 2 जो है वो द्विगुण व्यंजन वर्ण। कुल मिलाकर के हमारे पास 35 व्यंजन वर्णों की संख्या सामने आ गई। अब बच गए 4, कुल व्यंजन वर्णों में से 4 बच गए। 4 बच गए, वे कौन से हैं? वे संयुक्त व्यंजन होते हैं। वे कौन से व्यंजन होते हैं? संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से, व्यंजन वर्णों के मेल से बनते हैं, वे संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन तो वैसे ही स्वर वर्णों के मिलने से ही बनते हैं, लेकिन संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो 2 स्वरों के नहीं बल्कि 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं। इन्हें ही हम संयुक्त व्यंजन के नाम से जानते हैं। इनकी वो संख्या जो है वो 4 है। इनकी संख्या 4 है, इनकी संख्या 4 है। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये कैसे 2 व्यंजनों से बने हैं आप यहाँ नीचे देख सकते हैं। इसका जो निर्माण की विधि है, जो तरीका है, वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो साथियों इस प्रकार हमारे पास कुल मिलाकर के 39 व्यंजन वर्णों का जो हिसाब किताब है वो पूरा होता है। 39 व्यंजन वर्णों का हिसाब किताब पूरा होता है। कैसे हिसाब किताब पूरा होता है? हमने देखा, हमने क्या पढ़ा? कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? 39। कुल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी? 39। इसमें से कुल 25 स्पर्शी व्यंजन जो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जाते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, 4 ऊष्म व्यंजन श, श, ह, स और ह। 4 ही हैं हमारे पास संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, स्र। और इसके बाद 2 द्विगुण व्यंजन ढ़ और ढ़, कुल 2। तो 25, 4, 4, 4, 2 कुल मिलाकर के 39 व्यंजन वर्ण हमारे सामने आ गए। अब एक बार फिर से मैं ध्यान दिलाना चाहूँगा कि हमने क्या कहा था कि 39 कुल व्यंजन वर्ण होते हैं और 33 मूल व्यंजन वर्ण होते हैं। 39 कुल व्यंजन वर्ण होते हैं और 33 मूल व्यंजन वर्ण होते हैं। 39 कुल और 33 मूल। 39 में 33 ही हमारे मूल व्यंजन वर्ण हैं। तो मूल व्यंजन वर्णों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें संयुक्त व्यंजन
और द्विगुण व्यंजन वर्णों को छोड़ना पड़ेगा। जब हम संयुक्त व्यंजन वर्ण और द्विगुण व्यंजन वर्ण को छोड़ देते हैं, इन 6 वर्णों को छोड़ देते हैं, तो हमारे पास 33 व्यंजन वर्णों की संख्या प्राप्त होती है, जो कि मूल व्यंजन वर्ण के रूप में माने जाते हैं। इसी तरह साथियों, यदि हम स्पर्शी व्यंजन की बात करें तो हमारे पास कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 है, और इसमें से प वर्ग के सभी व्यंजन और क से लेकर शेष बचे हुए 4 वर्गों में पंचमाक्षरों को छोड़कर कुल 16 मूल स्पर्शी व्यंजन माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25, मूल स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 16। इस चार्ट को यदि आप नोट कर लेते हैं तो इसे समझने में आसानी होगी। तो हम चाहेंगे कि यदि आपको लगता है कि यह लाभप्रद है तो आप इसे अवश्य ही नोट कर लें। इसके बाद हम देखते हैं, फिर से एक बार पुनः रिवीजन कर लेते हैं, एक बार पुनरावलोकन कर लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि 11 मूल स्वर वर्ण होते हैं। जब हम पूरी वर्णमाला की बात करते हैं, साथियों, तो हम देखते हैं कि मूल 11 स्वर वर्ण होते हैं, 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, 39 व्यंजन वर्ण होते हैं, अर्थात कुल 52 वर्णों की संख्या हमारे वर्णमाला की पूरी होती है। हमने कल जब पिछले वीडियो में देखा था तो हमने पाया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 वर्ण होते हैं, जबकि हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। तो इन 52 वर्णों की वर्गीकरण जो है, 52 वर्णों की गणना जो है वो आज हम पूरी कर लिए। मूल स्वर वर्ण जो होते हैं वो 11 होते हैं, अयोगवाह वर्ण जो होते हैं वो 2 होते हैं, स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं, अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, संयुक्त व्यंजन वर्ण जो है वो 4 होते हैं, द्विगुण व्यंजन वर्ण 2 होते हैं। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। 11 और 2 13, 13 25 38, 38 4 42, 42 और 4 46, 46 4 50 और 50 और 2 52। इस प्रकार हिंदी वर्णमाला के कुल 52 वर्णों की गणना की जाती है। मूल रूप से जो याद रखने वाली बातें हैं वो एक बार अभी हम फिर से देखेंगे। इसके अलावा एक और व्यंजन का प्रयोग होता है, ये जो आपके सामने जो दिख रहा है ये वैदिक व्यंजन कहा जाता है। इसका वैदिक ग्रंथों में, वैदिक साहित्यों में इसका प्रयोग दिखता था। वर्तमान समय में यदि आप मराठी बोलना जानते हैं, मराठी भाषा से आप परिचित हैं, तो इसे आप वहाँ पर देख सकते हैं या इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक बार फिर से हम देख लेते हैं मुख्य बातों को। मुख्य बातें क्या? मुख्य बातें ये कि कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। उसमें से हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। उसमें से 11 मूल स्वर वर्ण होते हैं, 2 अयोगवाह वर्ण होते हैं, 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं, 4 वर्ण जो हैं वो अंतस्थ व्यंजन के हैं, 4 ऊष्म व्यंजन के वर्ण हैं, 4 ही संयुक्त व्यंजन के वर्ण हैं और द्विगुण व्यंजन के 2 वर्ण हैं। साथियों, इनको याद करना बहुत आसान है। द्विगुण 2 व्यंजन, आप इसको इस तरह से लेके चलिए। द्विगुण जो व्यंजन है वो 2 हैं, 2 की संख्या में है। इसके अलावा अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त, ये तीनों जो हैं वो 4 वर्ण हैं। इस अंतस्थ, ऊष्म और संयुक्त ये 4 वर्ण हैं। स्पर्शी सबसे अधिक है 25 वर्ण। इसके बाद अयोगवाह जो है वो 2 है। अयोगवाह 2 है, अंग और आहा, अर्थात जो हम कल जो पढ़े थे विसर्ग और अनुसार के विषय में, ये होते हैं अयोगवाह वर्ण। और इसके अलावा मूल जो स्वर वर्ण होते हैं वो 11 होते हैं। तो इस तरह से वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर जो हम अध्ययन कर रहे थे, देख रहे थे वर्णों को, वो ये अध्ययन जो है वो पूरा होता है। उम्मीद है कि आपके लिए यह निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। यदि कहीं कोई कमी रह गई हो तो उसे आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और इसके अलावा जो 2 भाग बच गए हैं, हमने वर्णमाला के, जैसे हमने पहले चर्चा किया था कि वर्णों का वर्गीकरण जो है, वर्णमाला का वर्गीकरण जो है, वर्णों का वर्गीकरण जो है वो उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर, तारत्व के आधार पर किया जाता है। तो उच्चारण के आधार पर इस प्रकार वर्गीकरण हमने कर लिया। अब हम देखेंगे इसका वायु संवेग के आधार पर और तारत्व के आधार पर। इसके लिए आप हमारे अगले वीडियो को देखते रहिए और तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। यदि अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक न किया हो तो इसके लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।